हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने क्लास 10 12th ओनली यूट्यूब चैनल पर। तो आज ये क्लास नंबर 6 है, कहा जाए क्लास नंबर 6 है। अगर आपने क्लास नंबर 1 से लेकर 5 तक नहीं देखी है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियोस की लिंक दे रखी है। आप वहाँ पर जाके उन वीडियो को वॉच कर सकते हो। वो वीडियो इतनी ही इम्पोर्टेंट होने वाली हैं जितने की ये वाली वीडियो इम्पोर्टेंस होगी, क्योंकि मैं जितने भी पीबीटी क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ वो सारे एनसीईआरटी बुक से छटे हुए हैं। इसलिए जहाँ पर भी रसायन शास्त्र इम्पोर्टेंस पीबीटी का जिक्र होगा वहाँ पर ये मेरे वीडियोस आपको देखने को जरूर मिलेंगे, क्योंकि मैं जितने भी ये पीबीटी क्वेश्चंस लाया हूँ वो सारे ही इम्पोर्टेंस पीबीटी क्वेश्चंस हैं। तो इसलिए अभी भी कह रहा हूँ ये 100% इम्पोर्टेंस है, इसलिए इसे आप ध्यान से अच्छे से पढ़ें। ठीक है, अगर आपको समझ में ना आए तो वीडियो को पॉज करें, एक बार दो बार जब तक लर्न करें जब तक कि आपको याद ना हो जाए। ठीक है, और वीडियो को स्क्रीन पोस्ट करके स्क्रीनशॉट ले लें, या वीडियो के जो पीबीटी क्वेश्चंस है उन्हें लिखकर भी आप याद कर सकते हैं। तो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो नंबर 6 है। तो कहा जाता है सबसे पहले किसकी बात हो रही है, जो ऑक्सीजन की जो क्रिया होती हैं, रिएक्शंस होती हैं। तो ऑक्सीजन की क्रिया में क्या इलेक्ट्रॉन की कमी और अपकरण की क्रिया में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है। जो ऑक्सीजन की क्रिया होती हैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स की तो कमी होती है, और जो अपकरण की क्रिया होती हैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, वृद्धि होती है। तो अपकरण की क्रिया में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स की इंक्रीजिंग्स होती है, वृद्धि होती है। और जो ऑक्सीजन की क्रिया में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी, कहा जाए डिक्रीज हो सकता है। तो ये आपसे पूछ लिया जाता है, या किसी कहा जाए फिलअप वगैरह मैचिंग्स वगैरह में पूछ ली जाती हैं कि जो ऑक्सीजन जन की जो क्रिया होती है इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या इंक्रीज होते हैं कि डिक्रीज होते हैं। तो आप झट से बोल सकते हैं कि जो ऑक्सीजन की क्रिया में इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, डिक्रीज, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। और जो अपकरण की क्रिया होती है इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होती है इसमें क्या होती है, इंक्रीज होते हैं। तो अपकरण की क्रिया में इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इंक्रीजिंग करते हैं। ठीक है, सेकंड फैक्ट क्या कह रहा है कि जो पेट्रोल से लगी आग को जल से नहीं बुझाया जा सकता। कहा जाता है जो पेट्रोल से लगी आग को किससे आप पानी से नहीं बुझा सकते हैं। क्यों नहीं बुझा सकते, क्योंकि जो जल से हल्का होने के कारण, जो पेट्रोल होता है वो जल से हल्का होने के कारण यह जल के ऊपर निकल जाता है। यह क्या करता है, जल के ऊपर भी निकल जाता है। कौन, पेट्रोल। पेट्रोल को क्यों नहीं बुझा सकते, क्योंकि पेट्रोल जो होता है वो जल से भी हल्का होता है, और हल्का होने के कारण ये क्या करता है, जल से ऊपर निकल जाता है। इस कारण आप पेट्रोल से लगने वाली आग को क्या नहीं कर सकते, पानी से नहीं बुझा सकते। क्यों नहीं बुझा सकते, क्योंकि पेट्रोल की जो परत होती है, कहा जाए पेट्रोल क्या होता है, जल के अभाव में, जो जल के मुकाबले में कहा जाए पेट्रोल बहुत हल्का होता है। हल्का होने के कारण वो जल से क्या करता है, या जल के ऊपर से निकल जाता है। इसके कारण पेट्रोल से लगी आग को आप पानी से नहीं बुझा सकते हो। ठीक है, और सेकंड फैक्ट कहता है कि जो ब्रोमीन सामान्य ताप पर द्रव्य रूप में पाई जाने वाली अधातु होती है। जो ब्रोमीन होती है, ब्रोमीन की बात करें, ये एक जनरल टेम्परेचर में इसका जो द्रव्य रूप होता है, द्रव्य रूप में पाया जाने वाला एक क्या होता है, ये नॉन मेटल्स होता है, अधातु होती है। कौन, ब्रोमाइंस। ब्रोमाइंस की बात करें तो ब्रोमाइंस एक नॉर्मल टेम्परेचर पे इसका जो द्रव्य होता है द्रव्य के रूप में पाई जाती है, तो इसे क्या कहा जाता है, अधातु कहा जाता है। किसकी बात कर रहा हूं मैं, ब्रोमाइन की बात कर रहा हूं। कि जो ब्रोमाइन होता है, किसकी बात कर रहा हूं, ब्रोमाइन की बात कर रहा हूं। कि जो ब्रोमाइन होता है, ब्रोमाइन एक समान ताप पर, किस पर, समान ताप पर इसका जो द्रव्य रूप होता है, इसका जो द्रव्य रूप में पाई जाने वाली क्या, अधातु जो नॉन मेटल्स होती है, क्या, ब्रोमाइंस। ब्रोमाइन एक ऐसी नॉन मेटल्स होती है जो समान टेम्परेचर या समान ताप पर द्रव रूप में पाई जाने वाली एक नॉन मेटल अधातु होती है। और जो हीरा हुआ और ग्रेफाइट एक कार्बन के क्या है, क्रिस्टलीय अपरूप होते हैं। कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप कौन कौन होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। ये आपसे पूछ लिया जाता है किसी भी कहा जाए 1 वर्ड नंबर्स के क्वेश्चंस में, कि ऐसे बताओ कि कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप कौन कौन होते हैं। कार्बन के जो क्रिस्टलीय अपरूप पूछ लिया जाता है, या ऐसे पूछ लिया जाएगा आपसे कि हीरा और ग्रेफाइट्स किस प्रकार के क्रिस्टलीय अपरूप होते हैं, तो वो कार्बन के अपरूप होते हैं। ठीक है, हीरा और जो ग्रेफाइट हुआ वो कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप होते हैं। या ऐसे पूछ लिया जाएगा कि कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप कौन कौन से होते हैं, तो हीरा और ग्रेफाइट होते हैं। क्या होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट होते हैं। तो जो हीरा और ग्रेफाइट हुआ ये कार्बन के कैसे होते हैं, क्रिस्टलीय अपरूप होते हैं। और जो मैग्नीशियम सल्फेट होता है,
इसे क्या कहा जाता है, इप्सॉम लवण कहते हैं। क्या कहते हैं, इप्सॉम लवण कहा जाता है। जो हीरा और जो आपका मैग्नीशियम सल्फेट होता है, ये केमिकल फार्मूला हो जाएगा, केमिकल फार्मूला मैग्नीशियम सल्फेट्स का MgSO3 7H2O। ये क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट है, और इसे हम क्या कहते हैं, इप्सॉम लवण भी कहते हैं। इप्सॉम लवण कहा जाता है किसको, मैग्नीशियम सल्फेट को। तो मैग्नीशियम सल्फेट को इप्सॉम लवण कहा जाता है। किसको इप्सॉम लवण कहा जाता है, मैग्नीशियम सल्फेट को कहा जाता है। और इसका उपयोग हम दस्तावर के रूप में करते हैं। और इसका यूजेस हम किस प्रकार करते हैं, दस्तावर के रूप में जो मैग्नीशियम सल्फेट का यूज करते हैं। तो मैग्नीशियम सल्फेट को इप्सॉम लवण कहा जाता है, और इसका उपयोग हम दस्तावर के रूप में भी कर सकते हैं। और जो आपका क्यूप्रेस ऑक्साइड होता है, क्या क्यूप्रेस ऑक्साइड जो होता है, इसका केमिकल फार्मूला Cu2O होता है, क्यूप्रेस ऑक्साइड। इसे हम रूबी कॉपर कहते हैं। क्या कहते हैं, रूबी कॉपर कहते हैं। तो रूबी कॉपर कैसे कहते हैं, क्यूप्रेस ऑक्साइड को रूबी कॉपर कहते हैं। और इसका प्रयोग कांच को रंगीन बनाने में किया जाता है। इसका प्रयोग हम किस में करते हैं, कांच को रंगीन बनाने में करते हैं। इसका उपयोग हम कांच को रंगीन बनाने में करते हैं। क्यूप्रेस ऑक्साइड को रूबी कॉपर कहा जाता है। जो रूबी कॉपर किसे कहा जाता है, क्यूप्रेस जो ऑक्साइड होता है, क्यूप्रेस ऑक्साइड को रूबी कॉपर कहा जाता है। और इसका प्रयोग हम कांच को रंगीन बनाने में करते हैं। इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, कांच को रंगीन बनाने में करते हैं। किसका, क्यूप्रेस ऑक्साइड का। क्यूप्रेस ऑक्साइड को रूबी कॉपर कहा जाता है, और इसका प्रयोग हम कांच को रंगीन बनाने के लिए करते हैं। और जो आपका एलम एलम जो होता है, इसका प्रयोग चमड़े की टैनिंग में किया जाता है। चमड़े की टैनिंग में किसका प्रयोग किया जाता है, एलम का। तो एलम का प्रयोग हम किस में करते हैं, एलम का प्रयोग हम चमड़े की टैनिंग में करते हैं। कहा जाता है जो चमड़े की टैनिंग में किसका उपयोग करते हैं, एलम का प्रयोग करते हैं। तो एलम का प्रयोग पूछ लिया जाएगा, या ऐसे पूछ लिया जाएगा कि चमड़े की टैनिंग में किया जाने वाला जो प्रयोग होता है वो क्या होता है, वो एलम होता है। तो एलम का प्रयोग हम चमड़े की टैनिंग में करते हैं। और जो आपका नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग हम डायनामाइट बनाने में करते हैं। तो डायनामाइट बनाने में किसका प्रयोग करते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग करते हैं। नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किस में करते हैं, डायनामाइट बनाने में करते हैं। नाइट्रोग्लिस का प्रयोग हम नाइट्रोग्लिसरीन होती है, इसका प्रयोग हम डायनामाइट बनाने में करते हैं। और जो कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का विरंजीकारक गुण इसके अपकारक गुण के कारण होता है। जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहा हूँ। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, इसका जो विरंजीकारक गुण, इसका जो विरंजीकरण गुण होता है, इसके अपकारण गुण के कारण होता है। किसके कारण होता है, इसके अपकारण गुण के कारण होता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, किसकी बात कर रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहा हूँ। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसका जो विरंजीकरण गुण जो होता है, इसके अपकारण गुण के कारण होता है। किसके कारण होता है, इसके अपकारण गुण के कारण होता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, किसकी बात कर रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहा हूँ। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसका विरंजीकरण गुण जो होता है, इसके अपकारक गुण के कारण होता है। किसके कारण होता है, इसके अपकारक गुण के कारण होता है। और जो क्लोरीन का विरंजीकरण, जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन का जो विरंजीकारक गुण होता है, इसके ऑक्सीकारक गुण पर आधारित होता है। जो क्लोरीन होता है, किसकी बात कर रहा हूँ, क्लोरीन की बात कर रहा हूँ। क्लोरीन का जो विरंजीकारक गुण होता है, क्लोरीन का जो विरंजीकारक गुण होता है, वो इसके ऑक्सीकारक गुण पर आधारित होता है। इसके ऑक्सीकारक गुण पर आधारित होता है। जो क्लोरीन का विरंजीकारक गुण जो होता है, किसकी बात कर रहा हूँ, क्लोरीन की बात कर रहा हूँ। और क्लोरीन का जो विरंजीकारक गुण होता है, वो इसके ऑक्सीकारक गुण पर आधारित होता है। किसके, क्लोरीन के। जो क्लोरीन का विरंजीकारक गुण होता है, वो इसके
ऑक्सीकारक गुण पर आधारित होता है। और जो आपका क्यूप्रेस होता है, जो क्यूप्रेस यौगिक हमेशा रंगीन और क्यूप्रेक यौगिक नीले रंग के होते हैं। जो क्यूप्रेस यौगिक जो होते हैं, क्यूप्रेस यौगिक की बात करें तो क्यूप्रेस यौगिक हमेशा रंगीन होते हैं, और जो क्यूप्रेक यौगिक होते हैं वो नीले रंग के होते हैं हमेशा। जो क्यूप्रेक यौगिक नीले रंग के होते हैं और क्यूप्रेस यौगिक हमेशा रंगीन होते हैं, ठीक है। और जो आपका जलयोजित कॉपर सल्फेट होता है, जो जलयोजित कॉपर सल्फेट होता है, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है CuSO4 5H2O का रंग कैसा, नीला, तथा निर्जलीय कॉपर सल्फेट क्या होता है CuSO4, इसका रंग सफ़ेद होता है। कहा जाता है जो आपका जलयोजित कॉपर सल्फेट होता है, जलयोजित कॉपर सल्फेट, इसका रंग कैसा होता है, नीला होता है। और निर्जलीय कॉपर सल्फेट जो होता है इसका रंग कैसा, सफ़ेद होता है। कैसा होता है, इसका रंग सफ़ेद होता है। जो निर्जलीय कॉपर सल्फेट होता है इसका रंग सफ़ेद होता है, और जलयोजित कॉपर जो सल्फेट होता है इसका रंग नीला होता है। ये केमिकल फार्मूला है, ये आपका जलयोजित कॉपर सल्फेट का केमिकल फार्मूला CuSO4 5H2O। ये हमेशा रंग कैसा होता है, इसका रंग नीला होता है। और निर्जलीय कॉपर सल्फेट होता है, इसका केमिकल फार्मूला CuSO4 हो जाएगा, ये हमेशा इसका रंग सफ़ेद होता है। तो निर्जलीय कॉपर का रंग हमेशा सफ़ेद होता है, और जलयोजित कॉपर का रंग हमेशा कैसा होता है, नीला होता है, ठीक है। ये दोनों कंडीशन याद रखना रंगों के बारे में। और जो अधिकांश जो संक्रमण धातु आयरन, जो आयन एवं उनके यौगिक रंगीन होते हैं। जो अधिकांश संक्रमण धातु आयंस जो होते हैं, अधिकांश संक्रमण जो धातु आयंस होते हैं उनके जो यौगिक हमेशा कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं। उनके यौगिक हमेशा कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं। तो जो अधिकांश संक्रमण धातु आयंस जो होते हैं, अधिकांश संक्रमण धातु आयंस जो होते हैं उनके यौगिक हमेशा कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं। और आपका जो गैमिक्सिन जो होता है, गैमिक्सिन की बात करें जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है C6H6 और Cl6 होता है, इसे हम गैमिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, गैमिक्सिन कहते हैं। और ये हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सन है। ये क्या है, हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सन होता है। क्या, गैमिक्सिन जो होता है यह एक उत्तम कीटनाशी है। यह एक कैसा है, उत्तम कीटनाशी होता है। कैसा होता है, यह एक उत्तम कीटनाशी होता है। यह एक कैसा होता है, उत्तम कीटनाशी होता है। जो गैमेक्सिन जो होता है, किसकी बात कर रहा हूँ, गैमेक्सिन की बात कर रहा हूँ। इसका केमिकल फॉर्मूला C6H6 और Cl6 होता है। जो गैमेक्सिन होता है इसका केमिकल फॉर्मूला ये C6H6 Cl6 होता है गैमेक्सिन का। और ये क्या होता है, इसे हम हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सन्स कहते हैं। यह एक प्रकार का उत्तम कीटनाशी होता है। यह एक प्रकार का क्या होता है, उत्तम कीटनाशी होता है, उत्तम कीटनाशी होता है। और जो एंजाइम्स होता है ये विशेष प्रकार का एक प्रोटीन्स होता है। जो एंजाइम्स होता है, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, एंजाइम्स की बात कर रहा हूँ। तो एंजाइम्स एक प्रकार का क्या होता है, प्रोटीन होता है। जो एंजाइम्स होता है वो एक प्रकार के क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। और जो आपका आयोडीन एक प्रबल क्या होता है, जीवाणुनाशी है। जो आयोडीन जो होता है वो एक प्रकार का एक प्रबल कैसा होता है, जीवाणुनाशी है। और आयोडाइन का प्रयोग टिंचर बनाने में किया जाता है। जो आयोडाइन का प्रयोग हम किस में कर सकते हैं, टिंचर बनाने में करते हैं। जो आयोडाइन एक प्रबल क्या है, जीवाणुनाशी होता है। जो आयोडीन होता है, आयोडीन एक प्रबल जीवाणुनाशी होता है। जो आयोडीन जो होता है, आयोडीन एक प्रबल जीवाणुनाशी होता है। और आयोडीन का प्रयोग टिंचर बनाने में किया जाता है। और आयोडीन का प्रयोग किस में करते हैं, टिंचर बनाने में करते हैं। आयोडीन का प्रयोग टिंचर बनाने में किया जाता है। जो आयोडीन एक प्रबल जीवाणुनाशी होता है। जो आयोडीन जो होता है, किसकी बात कर रहा हूँ, आयोडाइन की बात कर रहा हूँ। आयोडीन एक प्रबल क्या होता है, जीवाणुनाशी होता है। और ये आयोडाइन का प्रयोग हम टिंचर बनाने में किया जाता है। और जो आपका बोरिक अम्ल जो होता है, बोरिक अम्ल तथा पोटेशियम परमैंगनेट प्रतिरोध पदार्थ होता है। जो बोरिक अम्ल जो होता है, किसकी बात कर रहा हूँ, बोरिक अम्ल की बात कर रहा हूँ। बोरिक अम्ल तथा पोटेशियम परमैंगनेट, जो पोटेशियम परमैंगनेट प्रतिरोध क्या होता है, एक जो आपका बोरिम किसकी बात कर रहा हूँ, बोरिक अम्ल तथा जो पोटेशियम जो होता है, बोरिक अम्ल और पोटेशियम एक प्रकार का क्या होता है, परमानेंट पर मैग्नेट्स क्या होता है, परमैंगनेट्स प्रतिरोध पदार्थ है। कैसा है, परमैंगनेट्स प्रतिरोध पदार्थ है।
कौन सा आपका बोरिक एसिड की बात करें और पोटेशियम की बात करें, जो आपका बोरिक अम्ल जो होता है और पोटेशियम, ये एक प्रकार का क्या है, परमैंगनेट प्रतिरोध पदार्थ हो जाएगा। ये आपका परमैंगनेट प्रतिरोध पदार्थ हो जाएगा। और जो आपका टेरिलीन टेरिलीन जो होता है, टेरिलीन एक पॉलीईस्टर है। टेरिलीन क्या है, एक पॉलीईस्टर होता है जिसे एथिलीन ग्लाइकोल और टेरेपैथिलिक, जैसे एथिलीन ग्लाइकोल्स और टेरेपैथिलिक अम्ल के संयोग से प्राप्त किया जाता है। जो आपका टेरिलीन होता है, ये एक क्या होता है, पॉलीईस्टर है। जो टेरिलीन जो होता है एक पॉलीईस्टर होता है, जिसे हम एथिलीन ग्लाइकोल्स और टेरेपैथिलीन अम्ल के सहयोग से प्राप्त कर सकते हैं। किसे, टेरिलीन को। और टेरिलीन एक प्रकार का क्या है, पॉलीईस्टर हो जाएगा। टेरिलीन एक प्रकार का क्या है, पॉलीईस्टर होता है। और जो आपका नाइलॉन संश्लेषित किया जाने वाला सर्वप्रथम रेशा होता है, जो नाइलॉन्स को संश्लेषित करता है, कंजर्वेशन करता है, तो जो नाइलॉन्स का संश्लेषित करने वाला या किया जाने वाला सर्वप्रथम क्या होता है, रेशा है। तो रेशा क्या करता है, नाइलॉन्स को संश्लेषित करता है। और नाइलॉन्स को संश्लेषित किया जाने वाला सर्वप्रथम कौन है, रेशा है। और जो रेशम तथा ऊन जंतु एक प्राकृतिक रेशे हैं। जो रेशम और ऊन जंतु जो हैं, रेशम और ऊन ये जंतु प्राकृतिक रेशे होते हैं। जो रेशम और ऊन क्या होते हैं, एक जंतु प्राकृतिक रेशे होते हैं। जैसे इसकी आपकी सूत, जूट और हेम्प, ये सब क्या है, वनस्पति रेशे होते हैं। ये सब क्या होते हैं, वनस्पति रेशे होते हैं। और आपका जो पेनिसिलिन एक उत्तम क्या है, प्रतिजैविक है। जो पेनिसिलिन होता है वो एक प्रकार का क्या होता है, उत्तम प्रतिजैविक होता है। जो आपका पेनिसिलिन होता है, किसकी बात कर रहा हूँ, पेनिसिलिन की बात कर रहा हूँ। तो पेनिसिलिन एक प्रकार का क्या, उत्तम प्रतिजैविक है, जो कवक तथा मोल्डस द्वारा उत्पन्न होते हैं। जो कवक तथा मोल्डस द्वारा उत्पन्न होते हैं। और जो अन्य बैक्टीरियाओं के लिए क्या होते हैं, विषैले होते हैं। जो अन्य बैक्टीरियाओं के लिए क्या होते हैं, विषैले होते हैं। क्या होते हैं, अन्य बैक्टीरियाओं के लिए विषैले होते हैं। जो आपका पेनिसिलिन एक उत्तम प्रतिजैविक है। जो आपका पेनिसिलिन जो होता है, किसकी बात कर रहा हूँ, पेनिसिलिन की बात कर रहा हूँ। तो पेनिसिलिन एक प्रकार का उत्तम प्रतिजैविक होता है। जो पेनिसिलिन जो होता है वो एक प्रकार का उत्तम प्रतिजैविक होता है, जो कि कवक तथा मोल्डस द्वारा उत्पन्न होते हैं। जो कि कवक तथा मोल्डस द्वारा क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। जो अन्य बैक्टीरियाओं के लिए विषैले होते हैं। और जो अन्य बैक्टीरियाओं के लिए कैसे होते हैं, विषैले होते हैं। कौन, पेनिसिलिन एक प्रकार का क्या होता है, उत्तम प्रतिजैविक होता है। और जो आपका नाइट्रस ऑक्साइड होती है, जैसे N2O क्या होती है, नाइट्रस ऑक्साइड एक समान क्या है, निश्चेतक होती है। क्या होती है, एनास्टेटिक्स होती है। कहा जाता है जो नाइट्रेट ऑक्साइड होती है एक समान निश्चेतक होती है। क्या होती है, एक जनरल निश्चेतक होती है, जो आपकी नाइट्रेट ऑक्साइड होती है। और जो आपका वाटर गैस की बात करें, तो वाटर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड, ये CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 हाइड्रोजन होती है। जो वाटर गैस होती है, पानी गैस की बात करें, वाटर गैस जो होती है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होती है। इन दोनों के मिश्रण होते हैं वाटर गैस में। और किसी विद्युत अपघटित सेल के एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण कहा जाता है। किसी भी विद्युत अपघटन सेल के एनोड पर हमेशा ऑक्सीकारक और ऑक्सीकरण और कैथोड पर अवकरण की क्रियाएं होती हैं। किसी भी विद्युत के अपघटन सेल की बात करें, तो उस पर एनोड हमेशा क्या होता है, एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण होता है। और कैथोड पर हमेशा अवकरण क्रियाएं होती हैं। ऑक्सीकरण क्रियाएं किस पर होती है, एनोड पर होती है हमेशा। और कैथोड की क्रियाएं किस पर होती हैं, अपकरण की क्रिया होती है। कैथोड पर अपकरण की क्रिया होती है और एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। किसी विद्युत अपघटनी सेल जो होती है इस पर एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण होता है और कैथोड पर हमेशा अपकरण की क्रियाएं होती हैं। तो ये आज का सेशन था, कहा जाए ये वीडियो नंबर 6 था। अगर आपने वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4, 5 नहीं देखा है
तो मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो की लिंक दे रखी है, आप वहाँ से जाकर उन वीडियो को वॉच कर सकते हैं। वो वीडियो उतनी ही इम्पोर्टेंट्स होने वाली हैं जितनी कि ये वीडियो है, क्योंकि मैंने जितने भी मैं वीडियो ला रहा हूँ, जितने भी जहाँ पर भी एनसीईआरटी की बात होगी वहाँ पर मेरी ये रसायन शास्त्र, रसायन विज्ञान, जितनी भी मेरी जो इम्पोर्टेंट 100% इम्पोर्टेंस पीबीटी क्वेश्चंस वाली वीडियो हैं, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस हो सकती हैं, क्योंकि मैं इनमें एनसीईआरटी का सिलेबस पूरा पूरा डाल के ला रहा हूँ। और एनसीईआरटी हमेशा आपको किसी भी एग्ज़ाम्स, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपको एनसीईआरटी देखने को ज़रूर मिल रही है। इसलिए इन वीडियोस को आप अच्छे से अच्छे वॉच करें, अच्छा समझें। अगर समझ में ना आए तो वीडियो को पॉज करें, पढ़ें या उनका स्क्रीनशॉट लें, लिखें, मगर उन्हें याद ज़रूर करें, जिससे कि आपको रिवाइज हो जाए और आपको याद हो जाए। क्योंकि जितने भी मैं पीबीटी क्वेश्चंस ये आपके जितने भी वीडियो में ला रहा हूँ वो सारे ही आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट्स होने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आप चैनल पर नए थे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दो, क्योंकि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करता हूं तो आपको तुरंत वो वीडियो आपके पास प्रोवाइड हो। चलो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।